इकाई ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 करने की मांग। दरअसल कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत जो न्यूनतम पेंशन राशि महज 1,000 प्रतिमाह निर्धारित है, उसको बढ़ाकर 7,500 किए जाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। यह मांग अब केवल एक आंदोलन नहीं रह गई है, बल्कि एक जरूरी आर्थिक बहस का केंद्र बन चुकी है। इसकी वजह साफ है, आज के दौर में बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य देखभाल के बढ़ते खर्च और रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,000 की राशि पूरी तरह से अपर्याप्त साबित हो रही है। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद विकलांगता की स्थिति में या फिर कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसमें नियोक्ता की ओर से वेतन का 8.3% और केंद्र सरकार की ओर से वेतन का 1.6% योगदान दिया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि ना होना पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। सवाल यह उठता है कि क्या सच में इस बार न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 हो जाएगी? क्या पेंशन भोगियों को इतनी बड़ी राहत मिल पाएगी या फिर अभी भी इंतजार की लंबी कतारें हैं? आइए इसके संभावित परिदृश्यों को समझते हैं। पहला और सबसे आशावादी परिदृश्य यह है कि सरकार सीधे तौर पर इस वृद्धि को मंजूरी दे दे। अगर ऐसा होता है तो जिन सभी पेंशन भोगियों को वर्तमान में 7,500 से कम पेंशन मिल रही है, उनकी राशि स्वचालित रूप से बढ़ जाएगी। इसमें किसी नए आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हां, अगर किसी का केवाईसी अपडेट बाकी है तो भुगतान में रुकावट आ सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया सरल है। साथ ही इस बढ़ी हुई राशि पर महंगाई भत्ता यानी डीआर का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे वास्तविक आय में और सुधार होगा। दूसरा परिदृश्य चरणबद्ध वृद्धि का हो सकता है। सरकार एक साथ पेंशन को 1,000 से सीधे 7,500 ना बढ़ाकर इसे कई चरणों में लागू कर सकती है। उदाहरण के लिए पहले चरण में इसे 3,000 या 5,000 किया जा सकता है और फिर अगले 2-3 सालों में धीरे धीरे इसे 7,500 के लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। यह विकल्प सरकार पर वित्तीय बोझ को एक साथ आने से बचाता है। तीसरा परिदृश्य यह है कि स्थिति यथावत बनी रहे, यानी निर्णय में और देरी हो और पेंशन भोगियों को 1,000 की न्यूनतम पेंशन पर ही गुजारा करना पड़े। लेकिन ऐसी स्थिति में भी विभिन्न संगठनों और पेंशनर यूनियनों का दबाव और आंदोलन और तेज होने की उम्मीद है। इस पूरे मामले को सिर्फ एक आंकड़े के विवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह सेवानिवृत्त नागरिकों की गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था की सेवा में लगा दिया, तो सेवानिवृत्ति के बाद उसे केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने के लिए पर्याप्त संसाधन मिलने चाहिए। न्यूनतम पेंशन में यह संभावित वृद्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की किरण बनी हुई है। अब दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, और वह है महंगाई भत्ते यानी डीए और डीआर में होने वाली संभावित वृद्धि। खास बात यह है कि इस बार यह बढ़ोतरी एक रिकॉर्ड तोड़ देने वाली स्थिति पैदा कर सकती है, लेकिन शायद वह तरीका वह नहीं है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। रिपोर्ट्स और आंकड़ों के अनुसार होने वाली डीए डीआर की वृद्धि दर केवल 2% रहने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो वर्तमान 58% महंगाई भत्ता बढ़कर 60% हो जाएगा। यह आंकड़ा अपने आप में तो एक माइलस्टोन है, लेकिन यह वृद्धि दर पिछले 7 वर्षों में सबसे कम रहने वाली है, यानी पहली बार इतनी कम दर से डीए बढ़ने जा रहा है। महंगाई के मौजूदा दौर में यह खबर कई कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए निराशाजनक लग सकती है, लेकिन इस निराशा के पीछे एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीर छिपी हुई है जिसे समझना जरूरी है। दरअसल यह डीए वृद्धि एक ऐसे संक्रमणकालीन दौर में हो रही है जब 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त हो रही है और 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तुरंत बाद 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है और रिपोर्ट के बाद मंजूरी और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में और भी समय लग सकता है। ऐसे में अनुमान है कि कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ कुछ समय बाद ही मिल पाएगा। इस संदर्भ में आने वाले 1.5 से 2 साल में होने वाली हर डीए वृद्धि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उस समय मौजूदा डीए का पूरा प्रतिशत, जो कि 60% या उससे अधिक होगा, बेसिक वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को मर्जर या विलय कहते हैं। विलय के बाद डीए फिर से 0% से शुरू होगा। सीधी भाषा में समझें तो उसके बाद होने वाली हर डीए वृद्धि भविष्य के आपके बेसिक वेतन की नींव को मजबूत करेगी, भले ही यह वृद्धि इस बार केवल 2% ही क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन कुछ राशि है तो 58% डीए की दर से उसे कुछ महंगाई भत्ता मिल रहा है। डीए के 60% हो जाने पर यह राशि बढ़ जाएगी, यानी उसकी मासिक आय में कुछ बढ़ोतरी होगी। पेंशन धारकों के लिए भी डीआर में यही वृद्धि लागू होगी। इसलिए भले ही इस बार की वृद्धि दर कम लगे, लेकिन यह आने वाले समय में होने वाली बड़ी छलांग की तैयारी का हिस्सा है। यह डीए का आखिरी पड़ाव है जो सीधे तौर पर आपके भविष्य के बेसिक पे को प्रभावित करेगा। 8वें वेतन आयोग की संस्तुतियां जब लागू होंगी तो उस समय का बेसिक वेतन निर्धारित करने में मौजूदा डीए की ऊंचाई एक अहम भूमिका निभाएगी।
जाएगी। इसीलिए हर प्रतिशत की वृद्धि, चाहे वह छोटी ही क्यों ना लगे, दीर्घकाल में फायदेमंद साबित होने वाली है। अब बारी है तीसरी बड़ी खबर की, जो ईपीएफ और पेंशन से जुड़े एक दशक से भी अधिक पुराने मुद्दे पर नई बहस छेड़ रही है। यह खबर कोश्यारी समिति की सिफारिशों और उसके लिए होने वाले 40वें बड़े आंदोलन से जुड़ी है। दरअसल कोश्यारी समिति ने लगभग 10 साल पहले एक महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। इस सिफारिश में ईपीएफ और पेंशन संबंधी कई सुधारों का प्रस्ताव रखा गया था, जिनमें न्यूनतम पेंशन को भी 1000 से बढ़ाकर 3000 किए जाने की बात शामिल थी। लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी ये सिफारिशें फाइलों में धूल खा रही हैं, जिससे पेंशन धारकों और कर्मचारी संगठनों में रोष है। इस लंबे इंतजार और निराशा के बाद अब एक नया मोड़ आया है। पेंशन धारकों और कर्मचारी हितों की रक्षा करने वाले संगठनों ने इन सिफारिशों को लागू करवाने के लिए एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। यह आंदोलन इस मुद्दे पर अब तक का 40वां बड़ा प्रदर्शन होगा। इसका उद्देश्य सरकार का ध्यान इस ओर खींचना और इन लंबित सुधारों को तुरंत लागू करने के लिए दबाव बनाना है। कोश्यारी समिति की सिफारिशें केवल पेंशन राशि बढ़ाने तक ही सीमित नहीं थी। इनमें पेंशन फंड के प्रबंधन में पारदर्शिता, पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाना और नए पेंशन भोगियों के लिए दावा प्रक्रिया को आसान करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदु भी शामिल थे। इन सिफारिशों के लागू ना हो पाने का मतलब है कि पेंशन प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध पड़ी है। आगामी यह 40वां आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा देश पेंशन सुधारों पर चर्चा कर रहा है। ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया और कोश्यारी समिति की सिफारिशें, यह सभी एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं जो देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की ओर इशारा करते हैं। इस आंदोलन के जरिए पेंशन धारक यह संदेश देना चाहते हैं कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी मांगें केवल आर्थिक नहीं बल्कि न्याय और सम्मान से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, इन तीनों बड़ी खबरों को मिलाकर देखें तो एक बात साफ तौर पर उभर कर सामने आती है, वह है सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की तत्काल जरूरत। चाहे वह ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7500 किए जाने की बात हो, महंगाई भत्ते की 2% वृद्धि हो, या फिर कोश्यारी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठ रही आवाज, हर मुद्दा आपकी आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की बेहतरी से जुड़ा हुआ है। हालांकि इनमें से अधिकतर मामलों में अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों, बड़ी राहत या अभी भी उम्मीद बाकी, इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट आया है। क्या 7500 की पेंशन मिलेगी, उसमें बड़ी राहत मिलेगी, या फिर अभी भी उम्मीद बाकी बताई जा रही है 7500 की पेंशन को लेकर? तो उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वह आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ बात करने वाले हैं महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का टूटा रिकॉर्ड, पहली बार इतना बढ़ेगा डीए। जी हां दोस्तों, तो महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का रिकॉर्ड किस तरीके से टूटने वाला है और पहली बार कितने प्रतिशत जो है वह डीए बढ़ने वाला है, डीए को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट निकल कर आया है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं आपको बताएंगे ईपीएफ को लेकर बड़ी खबर है, न्यूनतम पेंशन 1000 से 3000 किए जाने की कोश्यारी समिति की सिफारिश 10 साल से है पेंडिंग। अब होगा 40वां बड़ा आंदोलन। तो आखिरकार कोश्यारी समिति की मांगों को लेकर भी कौन सी बड़ी खबर निकल कर आई है और इसको लेकर अब कौन सा बड़ा आंदोलन किस तरीके से होने जा रहा है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके लिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें। वीडियो को जो है लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि वह भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले जान सकें। तो चलिए यहां पर सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। ईपीएस 95 पेंशन न्यूनतम 7500 को लेकर बड़ी खबर आई है। बड़ी राहत या फिर अभी भी है, इसको लेकर उम्मीद बाकी? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 भारत में सबसे चर्चित सामाजिक सुरक्षा विषयों में से एक बन गई है। वर्षों से इस योजना के तहत लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की व्यय से निपटने में अपनी मासिक पेंशन में सार्थक वृद्धि का इंतजार कर रही थी। आज न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन क्या यह वास्तव में होने वाला है? इस विषय के बारे में समझते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत सरकार द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन योजना है जो सेवानिवृत्ति के बाद श्रमिकों को मासिक पेंशन आय प्रदान करती है। विकलांगता या फिर मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार के लोगों को यह प्रदान की जाती है और इस योजना का वित्त पोषण जो है वह नियोक्ता और सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। नियोक्ता का 8.33% हिस्सा, सरकार के वेतन का 1.16% बजटीय सहायता। इन दोनों योगदानों के बावजूद ईपीएस 95 लाभार्थियों के लिए न्यूनतम पेंशन कई सालों से 1000 प्रतिमाह रही है। कई पेंशन भोगी तर्क देते हैं कि बढ़ती लागत के बीच यह राशि जो है दवा, भोजन और आवास जैसी बुनियादी
बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती है। अब दोस्तों, पेंशन भोगियों के समूह और राष्ट्रीय संघ कई कारणों से ईपीएस 95 के तहत उच्च न्यूनतम पेंशन के लिए सक्रिय रूप से अभियान चला रही है, मांग कर रही है। पहला है जीवन यापन की लागत में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति के कारण स्वास्थ्य सेवा, भोजन, उपयोगिता जैसे रोजमर्रा की आवश्यकता वस्तुओं पर असर पड़ रहा है। ऐसे में 1000 की पेंशन अपर्याप्त मानी जा रही है। वहीं कम पेंशन आय के कारण कई सेवानिवृत्त लोग अभी भी परिवार के सहारे पर निर्भर हैं। पेंशन में वृद्धि से उन्हें स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने में भी मदद मिलेगी। इसी के साथ पेंशन भोगी इस मांग को न केवल वित्तीय बल्कि यहां पर जो है वृद्ध नागरिक की गरिमा के मामले में भी मानते हैं। और साथ ही आगामी बजट और चुनाव चक्रों के मद्देनजर पेंशन वृद्धि को लेकर चर्चाएं जो हैं अधिक प्रमुखता से सामने आने वाली हैं। यह भी बड़ी खबर है। अब दोस्तों, संभावित जो भविष्य के दृश्य हो सकते हैं पेंशन बढ़ोतरी के, वह कौन से हैं? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला दृश्य है न्यूनतम पेंशन वृद्धि स्वीकृति। जी हां, यदि सरकार अंततः बढ़ोतरी को मंजूरी देती है तो जिन मौजूद पेंशन भोगियों को 7500 से कम पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन अपने आप ही बढ़ जाएगी। नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई केवाईसी विवरण बाकी है तो भुगतान रुक जाएगा, लेकिन केवाईसी किया हुआ है तो भुगतान सीधा आएगा और महंगाई के समायोजन के बाद महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी शुरू किया जाएगा। इसी तरीके से अब चरणों में वृद्धि को लेकर बात करें तो एक अन्य संभावना जो है वह चरणबद्ध वृद्धि की भी बताई जा रही है। पहले न्यूनतम राशि को मध्यवर्ती स्तर तक बढ़ाया जाए, जैसे कि उदाहरण के लिए 3000 या फिर 5000 किया जाएगा। बाद में कुछ वर्षों में इसे 7500 के लक्ष्य की ओर धीरे धीरे यहां पर जो है बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ एक और भी यहां पर बताया जा रहा है, यथाकथित बरकरार भी रखी जा सकती है। इस नए फैसले से लागू होने तक 1000 की पेंशन बरकरार रहेगी, लेकिन पेंशन भोगी जो हैं वह सुधार के लिए दबाव बनाना जारी रखेंगे, तो यह आगे हम सभी के लिए और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कुल मिलाकर बात करें तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 करने की मांग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और सम्मान को लेकर बढ़ती चिंता को भी दर्शाती है। बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य देखभाल, खर्च और जीवन निर्वाहन के लिए मौजूद पेंशन की राशि अपर्याप्त है। सरकार ने इस मुद्दे को स्वीकार किया है, कई अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया गया है। पेंशन भोगी एक सकारात्मक समाधान की उम्मीद कर रहे हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा को जो है यहां पर सुनिश्चित करने वाला है। यह बहुत बड़ी खबर जो है हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का टूटा रिकॉर्ड, पहली बार इतना बढ़ेगा डीए। तो डीए को लेकर आखिरकार कौन सी बड़ी खबर आई है, कितना डीए बढ़ेगा और यह कब से बढ़ेगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए नए साल की शुरुआत मिश्रित भावनाओं के साथ होने वाली है। एक और जहां सभी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ोतरी की उम्मीदें काफी कम रहने की संभावना भी जताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस बार डीए और डीआर में केवल 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो मौजूद 58% महंगाई भत्ता बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई वर्षों में पहली बार महंगाई भत्ता है वह इतनी कम दर में यहां पर बढ़ने जा रहा है। यहां पर बढ़ती महंगाई के माहौल में यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए थोड़ी निराशाजनक हो सकती है। आखिरकार इस बार की डीए और डीआर बढ़ोतरी खास क्यों है? तो इस बार की महंगाई बढ़ोतरी कई कारणों से विशेष रूप से खास मानी जा रही है। सबसे प्रमुख कारण यह है कि यह वृद्धि उस अवधि में होने जा रही है जहां 7वां वेतन आयोग समाप्त होने वाला है। 7वें वेतन आयोग की अवधि पूरी होगी। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑन ऑफ रेफरेंस जारी किए जा चुके हैं। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। रिपोर्ट के बाद मंजूरी और लागू होने की प्रक्रिया में भी कई महीने लग सकते हैं। ऐसे में अनुमान है कि कर्मचारियों को नए वेतन का लाभ कई महीनों या साल तक मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि डीए बढ़ोतरी कम है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं है। यह आने वाले वेतन ढांचे पर आधारित करेगी। डीए बेसिक में जोड़े जाने पर वेतन संरचना मजबूत होगी। पेंशन धारकों को भी डीआर से सम्मान लाभ मिलेगा। भविष्य में 8वें वेतन आयोग से अच्छी खासी बढ़ोतरी की जाएगी। डीए बढ़ोतरी कम होने की वजह से एआईसीपीआई बढ़ रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी गति से नहीं जितनी गति से डीए जो है 60% से आगे जा सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो डीए अपडेट कर्मचारियों को सीमित राहत प्रदान करता है, लेकिन यह भविष्य के वेतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कम बढ़ोतरी निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है, लेकिन यह डीए आने वाले वर्षों में नए वेतन आयोग की संरचना में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आने वाले 18 से 24 महीनों में डीए के आंकड़े न केवल कर्मचारियों की आय को प्रभावित करेंगे, बल्कि 8वें वेतन आयोग और उनके बेसिक पे को भी बढ़ाएंगे। इसलिए मामूली बढ़ोतरी आगे जाकर बड़ा फायदा आप सभी को दे
सकती है। यह योजना मूल रूप से सेवानिवृत्ति के बाद, विकलांगता की स्थिति में या कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसमें नियोक्ता की ओर से वेतन का 8.3% और केंद्र सरकार की ओर से 1.6% योगदान दिया जाता है। इसके बावजूद वर्षों से न्यूनतम पेंशन राशि में कोई ठोस वृद्धि नहीं होना पेंशन धारकों के लिए बड़ी चिंता बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार वाकई न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 रुपए हो पाएगी या फिर यह मांग एक बार फिर फाइलों में ही अटक कर रह जाएगी। अगर सबसे सकारात्मक संभावना की बात करें तो सरकार इस वृद्धि को सीधे मंजूरी दे सकती है। ऐसी स्थिति में जिन पेंशन धारकों को वर्तमान में 7,500 रुपए से कम पेंशन मिल रही है, उनकी राशि स्वतः बढ़ जाएगी और इसके लिए अलग से किसी आवेदन की जरूरत नहीं होगी। केवल वही पेंशन धारक प्रभावित हो सकते हैं जिनका केवाईसी अपडेट लंबित है, लेकिन यह प्रक्रिया भी सरल है। इसके साथ ही बढ़ी हुई पेंशन पर महंगाई राहत का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे वास्तविक आय में और सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी संभावना यह है कि सरकार इस वृद्धि को चरणों में लागू करे, यानी पेंशन को एक ही बार में 1,000 रुपए से सीधे 7,500 रुपए तक न बढ़ाकर पहले इसे कुछ मध्य स्तर तक लाया जाए और फिर धीरे धीरे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। इससे सरकार पर एक साथ वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा और व्यवस्था को संतुलित रखने में मदद मिलेगी। वहीं तीसरी संभावना यह भी है कि निर्णय में और देरी हो और पेंशन धारकों को फिलहाल उसी न्यूनतम राशि पर जीवन यापन करना पड़े। लेकिन ऐसी स्थिति में पेंशन संगठनों और यूनियनों का दबाव और तेज होने की संभावना है। इस पूरे मुद्दे को केवल आंकड़ों के विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उन नागरिकों के सम्मान से जुड़ा प्रश्न है जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था और संस्थानों को मजबूत करने में लगाया है। सेवानिवृत्ति के बाद उनका जीवन केवल गुजारे तक सीमित न रह जाए, बल्कि सम्मान और सुरक्षा के साथ आगे बढ़े, यही इस मांग का मूल भाव है। कोर्ट के हालिया रुख और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस वर्ग के लिए पेंशन का स्तर कहीं ज्यादा रखा गया है। 30 साल तक योगदान देने वालों को एक निश्चित उच्च स्तर की पेंशन का प्रावधान किया गया है और 35 साल या उससे ज्यादा योगदान देने वालों के लिए इससे भी बेहतर पेंशन की बात सामने आई है। हालांकि दोस्तों, यहां एक सच्चाई भी समझनी जरूरी है। ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे अंतिम और पूर्ण रूप से लागू हो चुके नियम नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब केंद्र सरकार और ईपीएफओ के पाले में है। उन्हें स्पष्ट दिशा निर्देश, सर्कुलर और नियम जारी करने होंगे। जब तक वह औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक पेंशन की राशि को लेकर अलग अलग अनुमान और गणनाएं सामने आती रहेंगी। इसलिए किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इतना जरूर साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि पेंशन धारकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह फैसला अपने आप में बहुत बड़ा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में सरकार को पेंशन व्यवस्था में सुधार करना ही होगा, चाहे वह चरणबद्ध तरीके से हो, चाहे किसी विशेष योजना के तहत हो, लेकिन बदलाव अब टल नहीं सकता। अब मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। बहुत से लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं या सिर्फ वही हिस्सा सुनते हैं जिसमें बड़ी बड़ी रकम का जिक्र होता है, लेकिन पेंशन का सच इतना सरल नहीं है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको वास्तव में कितनी पेंशन मिलेगी तो आपको अपनी सेवा अवधि, अपना योगदान और अपनी सैलरी सीलिंग, इन तीनों को एक साथ समझना होगा। तब आप सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, यह सम्मान की लड़ाई है। यह उस भरोसे की लड़ाई है जो आपने नौकरी करते समय सिस्टम पर किया था। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख इस बात का संकेत है कि आपकी आवाज अनसुनी नहीं गई है। भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही प्रक्रिया धीमी हो, लेकिन दिशा अब सही है। इसीलिए मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं कि इस जानकारी को ध्यान से समझें, इसे अपने जैसे अन्य पेंशन धारकों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी गलतफहमी का शिकार ना हो। आने वाले समय में जैसे जैसे नए आदेश, नए सर्कुलर और नई गाइडलाइंस सामने आएंगी, स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी। तब तक धैर्य रखें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, क्योंकि यह समय आपके भविष्य की नींव तय करने वाला है। और अब दोस्तों, यहीं से इस बात को और गहराई से समझना जरूरी हो जाता है कि यह पूरा मामला सिर्फ कोर्ट के एक आदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सिस्टम की पूरी सोच, सरकार की नीतियां और पेंशन धारकों की दशकों पुरानी पीड़ा छुपी हुई है। बहुत से लोग यह सोच लेते हैं कि फैसला आ गया मतलब अगले महीने से ही बैंक खाते में बड़ी रकम आने लगेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं होती। फिर भी यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब जो रास्ता खुला है वह पहले से कहीं ज्यादा साफ और मजबूत है। आप यह भी समझिए कि ईपीएस 95 की पेंशन व्यवस्था शुरू से ही कई कमियों से भरी रही है। जब यह योजना लाई गई थी तब शायद यह अंदाजा नहीं लगाया गया था कि भविष्य में महंगाई इस हद तक बढ़ जाएगी और बुजुर्गों की जरूरतें इतनी ज्यादा हो जाएंगी। उस समय जो रकम ठीक लगती थी वही रकम आज के समय में बेहद
कम पड़ जाती है। इसी वजह से पेंशन धारकों के मन में यह सवाल लगातार उठता रहा कि क्या उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का यही मूल्य है। न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। हमारे चैनल हिंद डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपकी सुरक्षा और समृद्धि ही हमारा लक्ष्य है।